हेलो बच्चों पीरियडिक टेबल एंड पीरियडिक प्रॉपर्टीज के लास्ट 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने पीरियडिक टेबल से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन और एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं और उनकी हेल्प से पीरियडिक टेबल में उनकी पोजीशन को कैसे डिफाइन करते हैं, मतलब इसका ब्लॉक कौन सा है, पीरियड कौन सा है, ग्रुप कौन सा है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों पीरियडिक प्रॉपर्टीज। फर्स्ट पीरियडिक प्रॉपर्टी है जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव में बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, बट इसको पढ़े बगैर हम आगे भी नहीं बढ़ सकते। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव की हेल्प से आगे की जो पीरियडिक प्रॉपर्टीज है लाइक आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, है ना, उसमें जेड इफेक्टिव आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है, या ऐसा बोले कि इसकी हेल्प से अगर उनको पढ़ेंगे तो बहुत आसान हो जाती है चीजें। तो बच्चों जेड इफेक्टिव से स्टार्ट करते हैं हम लोग। जेड इफेक्टिव को और बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। होता है क्या बच्चों? इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स एक्ट एज शील्ड बिटवीन वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस बिकॉज intervening electron repel the valential electron which reduces electrostatic attraction between nucleus and valence electron। होता क्या है बच्चों, जैसे कोई एटम है ना, उसमें न्यूक्लियस वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, और इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन मतलब अंदर के इलेक्ट्रॉन वो क्या कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर धक्का दे रहे हैं, मतलब रिपेल कर रहे हैं। तो वो जो रिपल्शन है उसके कारण न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उस इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाएगा। देखो बच्चों, आप एज्यूम कर लो कि अंदर के इलेक्ट्रॉन मैंने गायब कर दिए। अंदर के इलेक्ट्रॉन गायब कर दिए, इसका मतलब न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा या कम अट्रैक्ट करेगा? जब मैंने अंदर के इलेक्ट्रॉन गायब कर दिए ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि अब रिपेल करने वाला कोई रहा ही नहीं। जब अंदर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात इसलिए कर रहा हूं, वैसे तो जेड इफेक्टिव किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट किया जा सकता है, बट मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आगे की पीरियडिक टेबल में काम वही आना है ना, क्योंकि वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ही बाकी पीरियडिक प्रॉपर्टीज को भी डिफाइन करता है ना। वो हम लोग आगे जैसे चैप्टर में बढ़ेंगे आपको समझ में आएगी बात। तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है और इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स उसको रिपेल कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होना चाहिए वो कम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम एटम लिया हमने, है ना, सोडियम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन होंगे। 11 होता है तो एटॉमिक नंबर। उसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो बताओ बच्चों, 2 8 1 यही कॉन्फ़िगरेशन होगा सोडियम का। अब मेरे को बताओ 11 प्रोटॉन उस थर्ड ऑर्बिट के एक वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन उस वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन को अपने से क्या कर रहा है, दूर कर रहा है। यानी इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस और उस वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन के बीच में किसका काम कर रहे हैं, बोलो बच्चों, शील्ड का काम कर रहे हैं, मतलब उसको न्यूक्लियस से बचा रहे हैं। इसलिए इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो बच्चों, क्या ये स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल। स्लेटर ने इसकी कांस्टेंट वैल्यूज दी थी पर इलेक्ट्रॉन, जिसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको स्लेटर कांस्टेंट भी बोलते हैं। वो वैल्यूज हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, सिग्मा के कारण शील्डिंग इफेक्ट यानी सिग्मा के कारण जो जेड था, जो प्रोटॉन थे जिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्ट कर रहे थे, उनका इफेक्ट कम हो जाएगा। किसके कारण कम हो जाएगा? सिग्मा के कारण कम हो जाएगा। तो जेड इफेक्टिव को कैसे डिफाइन करते हैं? जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा यहां पर क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, या क्या बोलते हैं उसको, स्लेटर कांस्टेंट। तो सबसे पहले सिग्मा की वैल्यूज देख लेते हैं बच्चों, जो स्लेटर साहब ने दी। अगर nth ऑर्बिट का ही कोई इलेक्ट्रॉन है तो 0.35, n-1 का कोई इलेक्ट्रॉन है तो 0.85, और उसके अंदर का कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो वैल्यू क्या होगी सिग्मा की, 1। ये तो होता है बच्चों s और p इलेक्ट्रॉन के लिए, यही ध्यान रखना है। d और f इलेक्ट्रॉन का सिग्मा तो आपके कहीं काम भी नहीं आना है। वैसे वैल्यूज यहां पर मैंने लिख रखी है 0.35 1 1 1, अंदर का कोई भी हो तो 1 होगा। और हीलियम के लिए सिग्मा की वैल्यू 0.30 होती है, मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 1s2, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, तो जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसके लिए सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, 0.30 होगी। ये सब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, इंपॉर्टेंट है एस और पी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसी से हम आगे की पीरियडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे।
तो आपको सिग्मा की वैल्यूज ध्यान रखनी है। एस और पी इलेक्ट्रॉन वाली तो आपको याद होनी चाहिए, 0.35, 0.85 और 1। nth ऑर्बिट का कोई है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल ऑर्बिट का कोई अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए 0.35, n-1 का है 0.85 और अंदर का कोई भी हो तो 1 हो जाएगा। ये वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है। इनको काम में कैसे लेंगे वो हम लोग अभी देखते हैं। बच्चों एक एग्जांपल लिया है जैसे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 7, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2,5, है ना। उसके फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों 2, और सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 5। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना 1s2 2s2 2p3, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बोलो बच्चों 5, 2,5। यहां पर नाइट्रोजन एटम को मैंने यहां पर ड्रॉ भी कर रखा है। देखो ये इसका न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड ऑर्बिट में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो बच्चों 5। अब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी सेकंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। तो सेकंड ऑर्बिट में वैसे तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, बट एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग अलग से ले लेते हैं, उसको मैंने येलो कलर से हाईलाइट भी कर रखा है ना। किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को उस पर हमें फॉर एग्जांपल जेड इफेक्टिव फाइंड करना है, तो उस एक इलेक्ट्रॉन को उसी के ऑर्बिट के nth ऑर्बिट के 4 इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं, है ना। और n-1 के कितने इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं बोलो बच्चों, n-1 के 2 इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं। तो उसी के खुद के ऑर्बिट के nth ऑर्बिट के तो 4 इलेक्ट्रॉन और n-1 के 2 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ बच्चों सिग्मा की जो वैल्यूज दी थी सिलेक्टर ने वो पर इलेक्ट्रॉन दी थी, यानी nth ऑर्बिट के एक इलेक्ट्रॉन का सिग्मा क्या होगा 0.35, तो 4 इलेक्ट्रॉन का सिग्मा कितना हो जाएगा बच्चों 0.35 इंटू 4। उसके बाद n-1 के एक इलेक्ट्रॉन का सिग्मा क्या होगा बच्चों 0.85, तो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, पर इलेक्ट्रॉन वैल्यू है वो सिग्मा की, तो 0.85 इंटू 2। जब ये आप कैलकुलेट करोगे बच्चों तो वो आ जाएगा 3.1। अब बताएं बच्चों जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा, जेड हो गया 7, 7 माइनस 3.1 तो ये आ गया 3.9। तो नाइट्रोजन का जो एटम है वो उस एक एटम की तरह बिहेव करेगा, उस हाइपोथेटिकल एटम की तरह बिहेव करेगा कि न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हो गए 3.9 और एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि होता क्या है 7 प्रोटॉन होते हैं नाइट्रोजन में। तो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन को सील्ड कर रहे हैं, इससे ये जेड क्या हो गया इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, हाँ 3.9 हो गया। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से या इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने से क्या जेड इफेक्टिव इफेक्ट होगा, वो हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे आपने n-1 लिया है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में ऐड हुआ है, किसमें ऐड हुआ है वैलेंस शेल में ऐड हुआ है। वैलेंस शेल में ऐड हुआ है इसका मतलब पहले कितने थे वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 5, और एक इलेक्ट्रॉन तो हम जिस पर जेड इफेक्टिव हमें फाइंड करना था उसको हमने एक्सक्लूड किया है। बच्चे ये गलती करते हैं बच्चों, सीधा नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखा 2,5 और 5 इलेक्ट्रॉन का सिग्मा कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन का ही सिग्मा कैलकुलेट करना है, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन को बाकी चारों इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं ना, तो उस पर हमें जेड इफेक्टिव फाइंड करना है। तो अब n- में क्या होगा बोलो बच्चों, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो 5 के 6 हो गए। अब एक इलेक्ट्रॉन को हमें एक्सक्लूड करना है जिस पर हम लोग जेड इफेक्टिव फाइंड कर रहे हैं, बाकी 5 इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल कर रहे हैं। तो बताओ पर इलेक्ट्रॉन nth के ऑर्बिट के पर इलेक्ट्रॉन सिग्मा कितना होगा बच्चों 0.35, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए 5, तो यहां पर क्या हो जाएगा 0.35 इंटू 5, यही डिफरेंस होगा n और n- में, बाकी तो 0.85 इंटू 2 तो वही रहेगा। तो यहां पर सिग्मा क्या आ गया बच्चों 3.45 और नाइट्रोजन का सिग्मा क्या था बच्चों 3.1, तो सिग्मा बढ़ गया। क्यों बढ़ गया बच्चों सिग्मा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया ना, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, तो 0.35 से सिग्मा तो बढ़ेगा, हाँ सिग्मा बढ़ गया। और सिग्मा बढ़ा अगर तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, है ना। तो जेड इफेक्टिव आ जाएगा यहाँ 7 माइनस 3.45 और वो यहाँ पर होगा 3.55, जबकि नाइट्रोजन का क्या था 3.9। तो कम क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो उतना ही है, n- का मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, प्रोटॉन तो उतना ही है। अब यहां पर प्रोटॉन उतना ही है पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ गए, सेल्डिंग इफेक्ट बढ़ गया, इसलिए यहां पर जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। अच्छा पॉजिटिव आने से भी इफेक्ट होगा जेड इफेक्टिव। कैसे पॉजिटिव कब आता है, जब एक इलेक्ट्रॉन
उस एटम से रिमूव हो जाता है, हट जाता है। तो मेरे को एक चीज बताओ बच्चों, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, अब 4 रह गए। अब एक इलेक्ट्रॉन को तो हमें एक्सक्लूड करना है जिस पर हम जेड इफेक्टिव फाइंड कर रहे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल कर रहे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर हो जाएगा 0.35 इंटू 3। ये तो nth ऑर्बिट की बात हुई। नेक्स्ट n-1 की बात करें तो वो तो 0.85 इंटू 2 ही होगा, क्योंकि जो आना जाना लगा रहेगा वो वैलेंस शेल से लगा रहेगा ना, वैलेंस शेल से ही लगा रहेगा। तो बताओ यहां पर सिग्मा क्या आ गया? बोलो बच्चों 2.75। या तो कम हो गया प्लस आने से। क्यों कम हुआ? इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम हो गए। तो अब बताओ जेड इफेक्टिव क्या होगा? जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या होता है? जेड माइनस सिग्मा। और यार सिंपल सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा ना यार। हाँ, जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन नो डाउट बढ़ेगा, यानी जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा बच्चों? बढ़ जाएगा। यानी अब आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है बच्चों, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, डायरेक्ट ध्यान रखनी है, हर बार कैलकुलेट थोड़ी ना करेंगे। तो बताओ बच्चों, x से x माइनस बनेगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? कम। और जब x से x पॉजिटिव बनेगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? बढ़ेगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कैटायन बनने पर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, एनायन बढ़ने पर जेड इफेक्टिव कम। सिंपल है ना यार, कैटायन बन रहा है इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन जा रहा है, बचे हुए इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। एनायन बन रहा है तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ गए, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ गया, इसका मतलब हाँ, जेड इफेक्टिव क्या हो गया? कम हो गया। इस तरह से सिग्मा की वैल्यूज को काम में लेते हुए हम लोग जेड इफेक्टिव फाइंड कर सकते हैं। अब इसकी पीरियडिसिटी देखते हैं कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर, है ना, इसकी पीरियडिसिटी क्या होगी? देखो बच्चों, जैसे नाइट्रोजन का मैंने यहां सिग्मा कैलकुलेट किया है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 5 होता है, एक को एक्सक्लूड कर दिया तो 4 इंटू 0.35 और 2 इंटू 0.85 ये n-1 का होगा। अब बताओ ऑक्सीजन का क्या हुआ? हाँ, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8, तो 2 6, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है किससे? नाइट्रोजन से। तो यहां पर आप अगर ध्यान से देखेंगे बच्चों तो यहां 4 की जगह 5 हो गया। फ्लोरीन में ये वैल्यू 6 होगी, बाकी सब कुछ वही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है ना एक एक, तो सिग्मा बढ़ रहा है। अच्छा, तो सिग्मा बढ़ रहा है तो जेड इफेक्टिव कैसे बढ़ रहा है? अरे भैया, सिग्मा बढ़ रहा है तो जेड भी तो बढ़ रहा है। सिग्मा तो आपका 0.35 से ही बढ़ रहा है, पर जेड तो 1 से बढ़ रहा है ना। यहाँ के उसी एलिमेंट के कैटायन एनायन थोड़ी बन रहे हैं। वहां क्या था? नाइट्रोजन से ही कैटायन बन रहा था, नाइट्रोजन से ही एनायन बन रहा था, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन तो उतना ही थे, जेड तो उतना ही था। यहाँ क्या है बच्चों? नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से फ्लोरीन, तो एटॉमिक नंबर तो 1 से बढ़ गया ना। तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ा, सिग्मा 0.35 से बढ़ा, इसका मतलब जेड इफेक्टिव 0.65 से बढ़ जाएगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव इक्वल्स टू क्या होता है? जेड माइनस सिग्मा। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव क्या होगा? बोलो बच्चों, बढ़ेगा। और टॉप टू बॉटम की भी बात कर लेते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं है टॉप टू बॉटम वाला, फिर भी एक जनरल ट्रेंड तो हमें बनाना पड़ेगा, अदरवाइज आगे पीरियडिक प्रॉपर्टीज में हमें दिक्कतें आएंगी। एक जनरल ट्रेंड की बात कर रहे हैं यहां पर। तो बच्चों सोडियम का जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करते हैं। बताओ सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा? बोलो बच्चों 281। इस इलेक्ट्रॉन पे हमें जेड इफेक्टिव फाइंड करना है। तो nth ऑर्बिट का कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है जो इसको रिपेल कर रहा है। n-1 के कितने इलेक्ट्रॉन हुए? बोलो बच्चों, हाँ 8, तो 0.85 इंटू 8। यहां पर बताओ n-2 के कितने इलेक्ट्रॉन हुए? बोलो बच्चों 2, तो 2 इंटू 1। तो यहां से आप सिग्मा अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा 8.8। तो बताओ जेड इफेक्टिव क्या होगा? जेड इफेक्टिव इक्वल्स टू जेड माइनस सिग्मा, 11 माइनस 8.8, तो ये आ जाएगा बच्चों 2.2। वैसे ही हम पोटेशियम का फाइंड करते हैं बच्चों। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 2881। तो बताओ बच्चों, इस पर हमें जेड इफेक्टिव फाइंड करना है। तो nth ऑर्बिट का तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है जो उसको रिपेल कर रहा है, तो nth ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स का सिग्मा तो 0 हो गया। n-1 के कितने इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं? 8, तो सिग्मा क्या हो गया? 8 इंटू 0.85। n-2 के कितने इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं? बोलो बच्चों, हाँ n-2 के कितने इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं? 8। n-3 के कितने इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं? 2। टोटल हो गया 10, क्योंकि n-2 और उसके अंदर का कोई भी हो, सिग्मा की वैल्यू 1 होती है, तो यहां सिग्मा की वैल्यू होगी 10 इंटू 1 यानी 10। यहां से आप लोग कैलकुलेट करेंगे इसका सिग्मा, तो आ गया 16.8, है ना। तो बताओ जेड इफेक्टिव क्या हुआ? 19 माइनस 16.8, यानी जेड इफेक्टिव यहां पर क्या है? 2.2। सोडियम का कितना था? 2.2। पोटेशियम का कितना है? 2.2। मीन्स ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप जेड इफेक्टिव रिमेन्स कांस्टेंट, वो सेम ही रहता है, वो चेंज
नहीं होता है। तो लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव क्या होगा बोलो बच्चों, बढ़ेगा, जबकि टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव सेम रहेगा। अच्छा बच्चों, जेड इफेक्टिव की इररेगुलरिटीज जो इस जनरल ट्रेंड को फॉलो नहीं करती है, तो वो इररेगुलरिटीज, दो इररेगुलरिटीज है इंपॉर्टेंट जो हम लोग ग्रुप में बताएंगे कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम इन जनरल तो जेड इफेक्टिव क्या रहता है, कांस्टेंट, पर कहीं कहीं पर वो बढ़ जाता है। तो क्यों बढ़ जाता है उसके पीछे का लॉजिक भी हम लोग बताएंगे। बच्चों पीरियडिक टेबल में हम लोगों ने पढ़ा था कि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है 3D ऑर्बिटल में जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं 3D सीरीज, इसको बोलते हैं 4D सीरीज, इसको बोलते हैं 5D सीरीज। तो बच्चों जब आप 4D से 5D में जाएंगे, 4D से 5D का मतलब जर्कोनियम से आफ्नियम जाएंगे, सिल्वर से गोल्ड जाएंगे, कैडमियम से जिंक जाएंगे, कैडमियम से मरकरी जाएंगे, मतलब 4D से 5D जब आप जाएंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। वैसे तो टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, पर यहां जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है बच्चों, देखो बच्चों यहां पर देखो 14 लेंथेनाइड्स आते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, एफ ऑर्बिटल में जाता है। बोलो बच्चों, एस ऑर्बिटल की शेप होती है स्फेरिकल, पी की शेप होती है डम्बेल, डी की शेप होती है डबल डम्बेल, और एफ की लीफ लाइक, है ना। ऐसी ये ऑर्बिटल्स की शेप होती है जो आप लोग अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ोगे, इस पर मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप अच्छे से पढ़ोगे इनको। तो बताओ बच्चों कि विच इज द मोस्ट डिफ्यूज्ड स्ट्रक्चर, मोस्ट डिफ्यूज शेप, कौन सी शेप सबसे ज्यादा डिफ्यूज्ड है, ढुलढुल है, चारों तरफ से ढुल रही है, तो बताओ चारों तरफ से ढुलने वाली शेप कौन सी होगी, एफ वाली, उसके बाद डी, उसके बाद पी, और एस तो बिल्कुल कॉम्पैक्ट है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एफ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चारों तरफ से ढुल रही है, डिफ्यूज्ड है वो। इसका मतलब क्या हुआ, जब उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही चारों तरफ से ढुल रही है तो वो क्या प्रॉपर सील्ड कर पाएगा, वो प्रॉपर सील्ड नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो सील्डिंग का ऑर्डर है वो क्या होता है, एस, पी, डी और एफ। एस की सील्डिंग, एस के इलेक्ट्रॉन की सील्डिंग सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद पी, उसके बाद डी, उसके बाद एफ। एफ के जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पुअर सील्डिंग इफेक्ट शो करता है। तो बच्चों क्यों, क्योंकि ये मोस्ट डिफ्यूज्ड शेप है। तो डी और एफ का बोलते हैं बच्चों पुअर सील्डिंग इफेक्ट, और एस और पी का ठीक ठाक जो सील्डिंग इफेक्ट होना चाहिए वो होता है। तो बच्चों अगर आप 4D से 5D में जाएंगे, 4D से अगर आप 5D में जाएंगे तो यहां पर 14 लेंथेनाइड्स की भी एंट्री हो जाएगी, जिनमें 14 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, एफ में जाएंगे। अगर वो एस और पी में जाते तो वो अच्छा सील्ड करते, अगर वो एफ में जा रहे हैं तो अच्छा सील्ड नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 14 प्रोटॉन तो बढ़ेंगे ही ना, एटॉमिक नंबर तो बढ़ेगा ना जब लेंथेनाइड्स आ जाएंगे। तो बच्चों प्रोटॉन तो 14 से उतना ही बढ़े, पर सिग्मा जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स किस में गए, एफ में गए। एफ की बजाय वो अगर एस और पी में जाते तो सिग्मा भी प्रॉपर बढ़ता। तो यहां पर एफ में जाने से सिग्मा उतना नहीं बढ़ेगा, जेड तो बराबर बढ़ रहा है अपनी जगह, तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा। तो जेड तो बराबर बढ़ा, सिग्मा कम बढ़ा, तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और उसका लॉजिक क्या बता देंगे बोलो बच्चों, ड्यू टू पुअर सील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल, है ना, एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की पुअर सील्डिंग इफेक्ट। यहां पर मैंने लिखा है बच्चों एक्सेप्ट थर्ड ग्रुप, ये क्यों लिखा है, स्कैंडियम, इट्रियम और लेंथेनम को छोड़ के, इस ग्रुप में, इस ग्रुप को छोड़कर, इस ग्रुप में अगर हम इट्रियम से लेंथेनम जाएंगे तो जेड इफेक्टिव क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। 4D से 5D हमने बोला है कि बढ़ता है, पर यहां बढ़ता नहीं है, यहां कांस्टेंट ही रहता है। क्यों कांस्टेंट रहता है, क्योंकि भैया लेंथेनाइड्स तो लेंथेनम के बाद आते हैं ना, इट्रियम से लेंथेनम जाने में तो लेंथेनाइड्स आ ही नहीं रहे, है ना। जब आप जर्कोनियम से आफ्नियम जाएंगे देखिए बच्चों, तब लेंथेनाइड्स आ जाएंगे। लेंथेनाइड की एंट्री यहां हो चुकी है आफ्नियम से पहले। इट्रियम से लेंथेनम जाएंगे तो लेंथेनाइड्स नहीं आते हैं, यानी यहां पर ये इफेक्ट काम नहीं करेगा। नेक्स्ट जो इरेगुलरिटी है बच्चों, एल्यूमिनियम से गैलियम। बच्चों गैलियम का एटॉमिक नंबर होता है 31,
तो 31 से पहले 30 यानी 3D सीरीज आ जाएगी स्कैंडियम से जिंक, 21 से 30 ये सीरीज आ जाएगी, 3D सीरीज आ जाएगी। मतलब उनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में फिल होता है, ट्रांजिशन मेटल आ जाएंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट आ जाएंगे। तो एल्यूमिनियम से गैलियम जब आप जाएंगे तो गैलियम से जस्ट पहले 10 इलेक्ट्रॉन किसमें गए, डी में। उसकी भी शेल्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, हाँ एफ की तो और बुरी है, पर उसकी भी पुअर शेल्डिंग इफेक्ट ही है। तो यहां पर भी जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और उसका लॉजिक बता देंगे हम, ड्यू टू पुअर शेल्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल। तो बच्चों दो जगह जेड इफेक्टिव में गड़बड़ होती है जो हमारे काम में आने वाली है। यूं तो गड़बड़ कई जगह है जेड इफेक्टिव में, दो जगह मेजर गड़बड़ होती है, एक तो 4D से 5D और एक एल्यूमिनियम से गैलियम। इन दोनों जगह जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है, अदरवाइज जेड इफेक्टिव रिमेन सेम ऑनगोइंग टॉप टू बॉटम एंड ऑनगोइंग लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। रीजन लॉजिक मैंने बताया आपको, बिल्कुल प्रॉपर कैलकुलेशन से बताया आपको, है ना, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने से सिग्मा कितने से बढ़ेगा, 0.35 से, जबकि जेड कितने से बढ़ेगा, 1 से, तो जेड इफेक्टिव कितने से बढ़ा, 0.65